ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की हैं, है ना? क्या ये फिर से हो गया? आपने अपने आप को पकड़ा जब आपने कुछ ऐसी चीज खरीदी जो आपको जरूरत नहीं थी, जैसे एक लावा लैंप, बस इसलिए कि सेल्स क्लर्क ने आपको कन्विंस कर लिया। या फिर आपने अपने हार्ड अर्न पैसे एक ऐसे वेग कॉज को डोनेट कर दिया बस इसलिए क्योंकि कोई आपको रास्ते में रुककर मांग रहा था। क्या आपने कभी जिम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जब आपने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है? अगर आपको ये सब याद आ रहा है तो हो सकता है आप एक कॉम्प्लियंस प्रोफेशनल के शिकार हो चुके हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल समझते हैं कि कौन से बटन्स प्रेस करने हैं और कौन से स्ट्रिंग खींचनी है ताकि आपकी रिक्वेस्ट पे हाँ कह दें। अब अपने आप से सोचो, आप भी तो ऐसे ही किसी सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं, पर ये जो सब हो रहा है ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है आप बस सॉफ्ट टारगेट हो? मैं आपको बताता हूँ, आप जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन ये भी समझ लो कि इसके पीछे एक साइंस है और ये साइंस अपने आप समझने का एक तरीका हो सकता है। अब आपको ये समझकर मजा आएगा। ये सब किया है रॉबर्ट बी क्लैंडेनी ने, जो कि इस किताब के ऑथर हैं, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। और ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए कि हम भी कैसे डिसीजंस में इन्फ्लुएंस होते हैं। ये जो हम सबके साथ होता है जब हम कुछ ऐसी चीज करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। ये क्लैंडेनी का काम है, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी रिसर्च, अपनी कैरियर इस सवाल के ऊपर लगाई, लोग दूसरों की रिक्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट करते हैं। और गेस व्हाट, क्लैंडेनी ने इस सब को समझने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हाँ, वो भी उस कल्चर में जो हमारे कल्चर के बिल्कुल काफ़ी क्लोज है। उन्होंने कॉम्प्लियंस प्रोफेशनल्स से इंटरव्यू लिए हैं, उनका काम देखा है और उनसे काफ़ी डाटा कलेक्ट किया है। अब ये बताओ, आप कभी सोच पाए हो कि आपको जब कोई अपनी बात मनवाना चाहता है तो वो आपको कन्विंस कैसे कर लेता है? ये हमारे साथ हर रोज हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। ये जो लावा लैंप है ना, ये आपके लिविंग रूम में एक नया लुक लाएगा। आप देखना, बिल्कुल यूनिक है। क्या आपने ये लाइन कभी सुनी है? क्लैंडेनी ने इस तरह के मूवमेंट्स को एनालाइज किया है। ये सेल्स पीपल के पास जो टेक्निक्स होती हैं उसका सीक्रेट और साइकोलॉजिकल ट्रिगर में होता है जो हमारे दिमाग में डीप सीटेड होता है। मतलब हम सोच भी नहीं पाते कि हम कहाँ पे ट्रिक्ड हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक्स हैं? हाँ, मगर ये ज़्यादा डीप है। हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम लॉजिकली डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जब किसी ने अपने इन्फ्लुएंस टेक्निक से यूज़ किया तो हम अपने डिसीजंस को अपने आप एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हाँ, ये तो सही था, ये मैंने खुद डिसाइड किया था। और इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने डिसीजंस को समझते हैं तब हम अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल में रख पाते हैं। और ये क्लैंडेनी के एक्सपेरिमेंट्स से ही सीखा जा सकता है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन हमारे अपकमिंग डिसीजन का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्लैंडेनी के साथ ये समझेंगे कि हम कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और किस तरह से हम अपने डिसीजंस पे बेटर कंट्रोल रख सकते हैं। रेडी हो? ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका ब्रेन बिल्कुल वर्कआउट करेगा। तो ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा? अरे भाई, अगर आपको लगता है कि आप हमेशा दूसरों के इन्फ्लुएंस का शिकार रहते हो तो ये एपिसोड आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। आज से हम इन्फ्लुएंस की दुनिया में डीप डाइव करेंगे और आपको समझाएंगे 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिपुलेशन। हाँ, आपने सही सुना, मैनिपुलेशन। बट रिलैक्स, हम ये मैनिपुलेशन ऐसे समझेंगे कि आपके पास एक वेपन हो जो आपके काम आ सके। और हाँ, ये जो कॉम्प्लियंस प्रोफेशनल होते हैं ना, जो आपको हर चीज़ के लिए कन्विंस कर लेते हैं, उनके जो परसुएसिव टेक्निक्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सीख के मैं किस काम इनको ला सकता हूँ? दोस्तों, इस टेक्निक को समझ के आप अपने आप को चालाकी से बचा पाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपने परसुएसिव स्किल्स को थोड़ा फ्लेक्स भी कर सकते हैं। इमेजिन करो,
आप शॉपिंग मॉल में घूम रहे हो और वो सेल्स गाय आता है, सर ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, आपके लिए परफेक्ट है, और आप सोच रहे हो ये तो मैं ऑलरेडी समझ गया था, पर ये किस प्रिंसिपल का यूज कर रहा है। बस ये प्रिंसिपल आपके लिए लाइफ सेवर बनेंगे। अब शुरू करते हैं। प्रिंसिपल 1, रेसिप्रोसिटी। जो आपको मिलता है आप उसका जवाब देते हो। ये प्रिंसिपल सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केटिंग में। क्या आपको याद है जब कोई सेल्स पर्सन आपको फ्री सैंपल देकर बोला हो, सर आपको ये ट्रायल प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, आपने उसको हाँ कह दिया होगा ना। अरे प्रिंसिपल ही है जो आपको मिलता है, आप उसका जवाब देने की कोशिश करते हो। मतलब अगर कोई अपने आप को हेल्पफुल दिखाता है तो हम भी उसे कुछ रिटर्न करने की सोचने लगते हैं। इस प्रिंसिपल को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से अवेयर नहीं होते आप आसानी से दूसरों के ट्रैप में फंस जाते हैं। प्रिंसिपल 2, कमिटमेंट। जो हम कह देते हैं उससे हम बंध जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज को कमिटमेंट दे देते हो तो उसको पूरा करने का प्रेशर अपने ऊपर लेते हो। जैसे जब आपने किसी जिम के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और फिर आपको याद आता है, अरे मुझे तो ये वैसे भी नहीं जाना था। सर आपको ये 6 मंथ मेंबरशिप बिल्कुल वर्थ इट लगेगी, आपकी गोल्स के लिए परफेक्ट है, और बस एक बार आपने अपना सिग्नेचर कर दिया, अब आपको अपनी बॉडी को जिम का कस्टमर बनाने के लिए ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता। प्रिंसिपल 3, सोशल प्रूफ। सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज लेने का डाउट हो और आप देखते हो कि दूसरे लोग भी वही कर रहे हैं तो आपका डिसीजन उस चीज को लेने में आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको एक रेस्टोरेंट का मेनू देखकर ये लगता है कि सब लोग पिज्जा ही खा रहे हैं तो आप भी पिज्जा ऑर्डर कर लेते हो बिना सोचे समझे। बस ये सोशल प्रूफ का मैजिक है। जब लोग देखते हैं कि बाकी सब भी वही कर रहे हैं तो उन्हें लगता है अरे ये तो सही होगा। प्रिंसिपल 4, लाइकिंग। अगर आपको पसंद आते हो तो मैं आपकी बात मानूंगा। मुझे कभी नोटिस किया है कि जब कोई सेल्समैन या कोई आपका फ्रेंड आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है तो आप उनकी बात ज़्यादा सुनते हो। जैसे कि जब आपको एक फ्रेंडली फेस दिखता है तो आप उसके साथ ईजिली रिलेट कर पाते हो और उसकी रिकमेंडेशंस पे यस कहना बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। ये प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी के साथ अच्छा बॉन्ड बनाते हो तो उसकी बात को मान पाते हो, चाहे वो कुछ भी कह रहे हों। प्रिंसिपल 5, अथॉरिटी। जो एक्सपर्ट है उसकी बात सुननी चाहिए। जब कोई एक्सपर्ट या किसी फील्ड का प्रोफेशनल कुछ कह रहा होता है तो हम आसानी से उसकी बात मान जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाके हम अपने हेल्थ के इश्यूज डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें उन पे भरोसा होता है। आप समझ रहे हो ना, जब कोई आपको एक अथॉरिटी फिगर की तरह दिखाई देता है तो हम उसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्लैंडिनी ने इस प्रिंसिपल को भी डीप डाइव करके समझाया है। प्रिंसिपल 6, स्कार्सिटी। जो चीज़ कम है वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है। और अब बात करते हैं उस प्रिंसिपल की जो सबसे ज़्यादा यूज होता है सेल्स और मार्केटिंग में, स्कार्सिटी। जैसे जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन का लेबल के साथ मिलता है तो हम सोचते हैं अगर ये लिमिटेड है तो ये है हमारे लिए बिल्कुल सही, हरी अप, ओनली 2 पीसेस लेफ्ट। और बस ये अनाउंसमेंट सुनते ही आप अपने क्रेडिट कार्ड के साथ रेडी हो जाते हो। दोस्तों ये थे 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो क्लैंडिनी ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किए हैं। इन प्रिंसिपल्स को समझकर आप न सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि अगर आपको कभी पर्सुएसिव होना हो तो इन्हें अपने फायदे के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो आपको ये प्रिंसिपल्स कैसे लगे? अब आपका अगला स्टेप ये है कि आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें और देखें कि कैसे आप अपने डिसीजंस को बेटर समझ पाते होंगे। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर पे जहां हम और भी फैसिनेटिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारे दिमाग में डीपली वायर्ड है और वो है शॉर्टकट्स। आपको याद है जब आप स्कूल में चीट करते थे एक क्विक आंसर को कॉपी करने के लिए? क्या आपको लगता है कि आपने कोई बड़ा काम किया था? नहीं ना, पर वही चीज़ हमारे दिमाग में काफ़ी नेचुरली होती है।
हम अपने डिसीजंस को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। अब देखिए ना, अपने ब्रेन की वजह से हमें शॉर्टकट्स का कितना प्यार है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं, तो जो हमारे ब्रेन करता है वो होना है ह्यूरिस्टिक्स। ये एक साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है जो हमारी डेली लाइफ में डिसीजंस लेने को बहुत फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। और आपको ये जानकर थोड़ा शॉक हो सकता है, पर हम लोग भी अपने लाइफ में ये शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। जैसे एक टर्की मदर, हाँ आपने सही सुना, एक टर्की माँ की तरह। टर्की मदर्स बहुत अच्छी मॉम्स होती हैं, प्यार भरी, प्रोटेक्टिव, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये प्यार एक पतले धागे पे लटका होता है। मतलब कोई चिक अपने डिस्टिंक्टिव चिप चिप साउंड करता है तो माँ उसे प्यार से देखभाल करती है, लेकिन अगर चिक ये साउंड नहीं करता तो माँ उसे इग्नोर कर देती है या कभी कभी मार भी देती है। और ये चिप चिप साउंड ये इतना पावरफुल होता है कि अगर माँ को उसका अर्च निमेसिस पोलेक्रैट का रेप्लिका दिखाया जाए तो भी अगर वो लाउड चिप चिप कर रहा हो तो माँ अपने मैटरनल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए उसे देखभाल करना शुरू कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे ये टर्की माँ का शॉर्टकट क्या था? बिल्कुल सही, टर्की माँ का एक चिप चिप शॉर्टकट साउंड का है जो उसे अपने चिक्स को क्विकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और अपने इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करता है। अगर हम ह्यूमंस अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं तो ये टर्की माँ का शॉर्टकट हमें काफ़ी फुलिश लगता है, लेकिन ये जो शॉर्टकट है ये हमारी थिंकिंग को सिंप्लीफाइड करते हैं और हम भी एग्जैक्टली ऐसे ही शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते और इसी तरह हम अपने डिसीजंस को फास्ट बनाने के लिए ऐसे साइकोलॉजिकल शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम किसी को देखते हैं जो अथॉरिटिव पोजीशन में है, जैसे एक डॉक्टर या फिर एक एक्सपर्ट, तो हम सोच लेते हैं हाँ ये बंदा जानता है अपने काम को, ये सही कह रहा होगा। ये शॉर्टकट्स हमारी लाइफ को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, पर कभी कभी हम इनके चक्कर में अपनी असली डिसीजन मेकिंग पावर को भूल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम इन साइकोलॉजिकल शॉर्टकट्स को समझते हैं तब हम अपने डिसीजंस पे बेटर कंट्रोल रख पाते हैं। हम अपने ब्रेन के शॉर्टकट्स टेंडेंसीज को समझकर उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम अपने डिसीजंस लेने जाएंगे, वेदर शॉपिंग हो, जिम का मेंबरशिप हो या किसी ऐड का लिमिटेड ऑफर हो, तो याद रखिए कि आप भी अपने ब्रेन के चिप चिप शॉर्टकट्स को शिकार हो रहे हो। ये सब हमारी ज़रूरत की वजह से होता है। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है और हर एक डिसीजन के हर डिटेल पर सोचना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए क्विक शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं और आपको ये सुन के थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में ये शॉर्टकट्स हमारी मदद ही करते हैं। तो एक ऐसा शॉर्टकट है जो हमारे दिमाग को इंस्टेंटली काम आता है। हम ज़्यादा विलिंग होते हैं दूसरों की मदद करने के लिए जब उन्होंने हमें कोई रीज़न दिया हो, कोई भी रीज़न। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा लॉजिक है? तो चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। एक रिसर्चर ने लोगों से कॉफ़ी मशीन के लाइन में स्किप करने के लिए कहा और गेस व्हाट, जब उसने अपना रीज़न दिया, मे आई स्किप द लाइन बिकॉज आई एम इन अ रश, तो 94% लोग उसकी रिक्वेस्ट मान गए। बस ये रीज़न था और सब ने उसकी बात सुन ली। अगर वो बिना रीज़न के कहता मुझे लाइन स्किप करना है, तो बस 60% लोग ही उसकी बात मान रहे थे। पर अब जो मेन आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप शॉक हो जाओगे। अगर वो रिसर्चर एक बिल्कुल नॉनसेंस रीज़न दे देता, जैसे मे आई स्किप द लाइन बिकॉज आई नीड टू मेक कॉपीज़, तो 93% लोग उसकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं। तो ये है हमारे ब्रेन का मैजिक। लगता है लोगों के पास एक मेंटल शॉर्टकट होता है जो हर रीज़न को सफिशिएंट समझता है। मतलब अगर किसी ने किसी को रीज़न दिया, छोटा सा या बड़ा, सच्चा या नॉनसेंस, हम बस उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा वरिंग भी हो सकता है, क्योंकि जैसे साइंटिस्ट टर्की को एक स्टफ्ड पोलकास्ट के साथ ट्रिक कर रहे होते हैं, वैसे ही कॉम्प्लायंस प्रोफेशनल्स
जैसे कि एडवर्टाइजर्स, सेल्समैन और कॉन आर्टिस्ट हमें अपने शॉर्टकट्स को अपने अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? अरे भाई, ये लोग अपनी स्ट्रैटेजीज ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि हम उनकी डिमांड्स को हाँ कर दें, चाहे वो हमारी असली ज़रूरत हो या ना हो, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए। ये जो हमारे शॉर्टकट्स होते हैं ये हमारे लिए इजी सॉल्यूशंस बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम अपने दिमाग को ना चलाएं तो ये लोग हमारे ब्रेन को ईजिली मैनिपुलेट कर लेते हैं। इमेजिन करें, कोई सेल्समैन आता है और कहता है, सर ये प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ बेनिफिट को सबसे अच्छा होगा। आपने अपने दिमाग में सोचा ये रीजन तो अच्छा लग रहा है और बस आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। अभी आपको ये लगता है ये डिसीजन तो मैंने अपने हिसाब से लिया, लेकिन असल में आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा शॉर्टकट सर्किट दे दिया। आप समझ रहे हो ना? जब हम अपने शॉर्टकट्स को समझकर यूज करते हैं तो हम इजीली ट्रिक्ड हो जाते हैं। ये कॉम्प्लियंस प्रोफेशनल हमारे दिमाग के नेचुरल शॉर्टकट्स का यूज करते हैं ताकि हम उनकी बात मान लें बिना सोचे विचारे। लेकिन जब आपको ये सब समझ आ जाएगा तो आप अपने डिसीजंस पे ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं। आप अपने दिमाग के शॉर्टकट्स को समझकर अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी एड या सेल्स पर्सन के प्रेशर में आएँ तो थोड़ा रुक कर सोचिए कि क्या आप सिर्फ एक सिंपल मेंटल शॉर्टकट के शिकार हो। अपने डिसीजंस को थोड़ा स्पेस दीजिए ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेटर डिसीजंस ले सकें। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो हम सब अपने लाइफ में यूज करते हैं और ये है प्राइस इंडिकेट्स क्वालिटी शॉर्टकट। आपने ये सुना होगा, अगर कोई चीज़ महंगी है तो ज़रूर अच्छी होगी, और जब तक ये शॉर्टकट कभी कभी सही भी होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट जो हाई एंड ब्रांड का हो तो वो जनरली अच्छी क्वालिटी का ही होता है, लेकिन कभी कभी ये भी एक ट्रैप हो सकता है। इमेजिन करो, आप किसी सोवेनियर शॉप में जाते हो, आपके सामने एक छोटा सा आइटम रखा है, जैसे एक छोटी सी वुडन स्टैचू, और वो स्टैचू का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। आप सोच रहे हो, वाह ये श्योरली कुछ स्पेशल होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कई सोवेनियर शॉप्स ऐसे अनपॉपुलर गुड्स को महंगे प्राइसेस पे बेचते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ाकर ना कि घटाकर। ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे प्राइस का इंडिकेटर हमारे डिसीजंस मेकिंग को शॉर्टकट बना देता है। हम सोच लेते हैं अगर प्राइस हाई है तो वो चीज़ भी हाई क्वालिटी की होगी, जबकि ये एक मैनिपुलेटिव ट्रिक हो सकती है। जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करते वक्त हम नेचुरली शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट्स हमारी डेली डिसीजंस को आसान बना देता है, लेकिन जब हम अपने दिमाग को इन शॉर्टकट्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं तो हम ईजिली मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मैनिपुलेटर्स को आइडेंटिफाई करना सीखें, जो लोग अपने शॉर्टकट्स के थ्रू हमें ट्रिक करते हैं, ताकि हम उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लें बिना कुछ सोचे विचारे। और हम अपने ब्रेन्स के शॉर्टकट को समझकर नहीं चलेंगे तो हम भी पुअर टर्की माँ की तरह फुलिश बन जाएंगे। टर्की माँ की तरह जो अपने आप को स्टफ्ड पोलकैट के सामने भी ट्रिक्ड पाती है। पे टेंशन मत लो, अगले ऑक्स में हम आपको 6 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से मिलवाएंगे जो हम अपने डिसीजंस में शॉर्टकट के रूप में यूज कर पाते हैं। ये प्रिंसिपल कभी हमारे फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन स्मार्ट मैनिपुलेटर्स इन्हें हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं रेसिप्रोकेशन, स्कार्सिटी, कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग एंड अथॉरिटी। इन प्रिंसिपल्स को समझकर आप अपनी लाइफ की डिसीजंस को ज़्यादा कॉन्शियस बना सकते हैं। आप अपने दिमाग को ट्रिक से बचा सकते हैं और अपने शॉर्टकट्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको चैप्टर 1 कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही चैप्टर्स सुनने के लिए हमारे बुक ऑक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैप्टर 2, ओवर पावरिंग नीड। ये जो हमारे अंदर एक ज़बरदस्त नीड होती है दूसरों के फेवर्स को रिटर्न करने की। आपको याद है जब किसी ने आपको सड़क पे एक फूल दिया था, या कोई फ्री सैंपल दिया हो, या फिर रेस्टोरेंट्स में जब वेटर्स आपके बिल के साथ
कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट ले आते हैं। अरे ये जो छोटे छोटे इनोसेंट लगते जेस्चर्स होते हैं, ये एक्चुअली बहुत पावरफुल ट्रिक्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप सोच रहे हो क्या ये सब सिर्फ सिंपल जेस्चर्स हैं? नहीं, ये पर्सुएशन का पहला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन। हम अपने आप को ये मजबूर महसूस करते हैं कि जो फेवर हमें दिया गया है उसके जवाब देना है। ये रूल है सोसाइटी का फाउंडेशन, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स को रिसोर्सेज शेयर करने का ट्रस्ट देता था, जाने कि वो बाद में रेसिप्रोकेट किए जाएंगे। और जब कोई हमें फेवर दे और हम उसे वापस नहीं करते तो हम एक साइकोलॉजिकल बर्डन में महसूस करते हैं। मतलब एक तरह से हमारे दिमाग में एक इमोशनल डेप्थ क्रिएट हो जाता है। ये जो हमारी सोसाइटी है ना, वो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो फेवर्स रेसिप्रोकेट नहीं करते। हम उन्हें मूचर्स या इंग्रेट्स कहते हैं और हम खुद को भी ऐसे लेबल होने से डरते हैं। कभी सोचा ना, हम इतना ज़्यादा अपने आप को लेबल होने से डरते हैं कि हम अपने दिमाग में भी गिल्ट फील करने लगते हैं अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम वापस ना कर पाएं। अब ये जो रेसिप्रोकेशन का डिज़ायर है, ये कितना इंटेंस हो सकता है? आप पूछेंगे कहाँ तक जा सकता है ये? तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देखने को मिलता है। सोचो, आपको एक कंट्री ने हेल्प की, जैसे आपके मिलिट्री मिशंस में या ट्रेड एग्रीमेंट्स में, और आपने उसका फेवर एक्सेप्ट किया। आपके दिमाग में एक मेंटल बैलेंस क्रिएट हो जाता है और आप भी उस कंट्री के फेवर का जवाब देना चाहेंगे। ये रेसिप्रोकेशन का रूल है जो हर रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, चाहे वो दोस्ती हो, बिजनेस हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ये प्रिंसिपल काफ़ी पावरफुल है और जब हम इसे समझते हैं तब हम अपने आप को ज़्यादा कॉन्शियस बना पाते हैं कि हम किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई आपको एक फेवर देता है ना, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस फेवर को रेसिप्रोकेट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये एक पर्सुएशन का सीक्रेट वेपन है जो हमारे साथ हर रोज़ होता है। जब जैसे आप किसी स्टोर में शॉपिंग करते हो और सेल्स पर्सन आपको एक स्मॉल फ्रीबी दे देता है, जैसे एक फ्री सैंपल, तो आप कैसे अपने आप को फील करते हो? आप सोच रहे हो, अरे ये छोटा सा फेवर दिया तो अब मैं भी ये प्रोडक्ट खरीद के उसका जवाब दूंगा। तो ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये समझना ज़रूरी है। जब आप अपने आप को रेसिप्रोकेशन के प्रिंसिपल के थ्रू समझ पाते हैं, तब आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कैसे आपको कभी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब सोचो, नेक्स्ट टाइम किसी का फेवर देने जा रहे हो तो आपको ये प्रिंसिपल समझकर सोचना होगा, ये फेवर देकर मैं किस तरह से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। सोचिए, 1985 में इथियोपिया, जो कि दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक था, उस वक्त पॉवर्टी, स्टार्वेशन और डिजीज से जूझ रहा था। पर उस साल ये देश अपने रेड क्रॉस के थ्रू मैक्सिको सिटी के अर्थक्वेक विक्टिम को $5,000 भेजता है। अब ये गरीब देश दूसरे देश को पैसे क्यों भेज रहा था? सिंपल है, 1935 में जब इटली ने इथियोपिया को इन्वेड किया था तो मैक्सिको ने इन्हें मदद भेजी थी और ये एक मौका था उनका फेवर वापस करने का। ये रेसिप्रोकल एक्ट था। एक तरह से उन्होंने अपनी पुरानी हेल्प को रीपे किया। असल में लोग इतना डेस्परेट होते हैं अपने रेसिप्रोकेशन का बर्डन उतारने के लिए कि वो छोटे फेवर्स के बदले में बहुत बड़े फेवर्स भी कर देते हैं। ये मेंटल प्रेशर जो हम पर होता है, ये कभी कभी हमें इतना अपने आप को प्रूव करने की फीलिंग देता है कि हम किसी को उनके दिए गए फेवर्स का जवाब देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब हमारी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, तो मैं आपको एक और फैसिनेटिंग एग्जांपल देता हूँ। 1971 में साइकोलॉजिस्ट डैनियल रेगैन ने एक स्टडी की थी जिसमें रिसर्चर जो ने एक टेस्ट पार्टिसिपेंट को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के 10 सेंट का कोक दिया। अब आप सोच रहे होंगे, अरे कोक देने के क्या फ़ायदा पड़ता है? तो आपको ये जानकर सरप्राइज होगा, बाद में पता चलता है कि जो को एक फेवर चाहिए था वो जितनी ज़्यादा राफेल टिकट्स बेच सकता था
उतना ज्यादा प्राइज जीतने की कोशिश कर रहा था। ये कितना फैसिनेटिंग है। जो ने एक सिंपल सा फेवर दिया, एक कोक जो केवल 10 सेंट की थी, और लोग इतनी जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं कि उन्होंने इसकी रफेल टिकट्स भी खरीदा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जिसमें उन्होंने अपना स्मॉल फेवर दिया और लोग ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में फील करते हैं कि उन्हें उस फेवर का जवाब देना है। ये रेसिप्रोकेशन का रूल है, हर जगह काम करता है। दोस्ती में, बिजनेस में और इवन इंटरनेशनल रिलेशंस में हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं जब हमें किसी ने कुछ दिया हो और हम नेचुरली उसका जवाब देना चाहते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ये सिर्फ स्मॉल फेवर्स तक लिमिटेड नहीं है। हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल डेप्थ बन जाता है जब कोई छोटा सा फेवर करता है, जैसे एक कोक या फ्री सैंपल, जो हमारी फीलिंग को इन डेप्थनेस इतनी स्ट्रांग होती है कि हम बदले में काफ़ी बड़ा फेवर भी कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। जब कोई सिंपल फेवर दिया जाता है तब उसको फेवर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और हम अपनी रेसिप्रोकेशन की फीलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरह से एडवर्टाइजर्स और मार्केटर्स इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। वो हमारे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ कुछ सिंपल फ्री सैंपल्स ऑफर करते हैं ताकि हम अपने दिमाग में फीलिंग कर लें, मुझे कुछ दिया गया है तो मैं इस फेवर का जवाब दे सकता हूँ। तो दोस्तों, जब आप अगली बार किसी से कोई छोटा सा फेवर लें तो थोड़ा सोचिए कि आपके दिमाग में क्या हो रहा है। क्या आप भी अपने सबकॉन्शियस के चक्कर में आकर कोई फेवर रेसिप्रोकेट करने जा रहे हैं? अगर आप ये समझ लेते हैं कि किस तरह से रेसिप्रोकेशन का रूल हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, तो आप अपने डिसीजंस को इंटेंशनली ले सकते हैं और अपने दिमाग को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। अब सोचिए, क्या सब्जेक्ट्स जो कि मदद करेंगे और कुछ टिकट्स खरीदेंगे। आपने देखा कि जो सब्जेक्ट्स ने उनका कोक लिया था, उन्होंने 50 सेंट्स के रफेल टिकट्स खरीदे, जो बिना कोक दिए वाले केस से 2 गुना ज़्यादा था। ये जो फीलिंग ऑफ इनडेप्थनेस है, ये कितनी स्ट्रांग होती है आप इमेजिन कर सकते हैं। कभी कभी ये इतनी पावरफुल हो जाती है कि लायबिलिटी को भी पीछे छोड़ देती है। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने जो कि रफेल टिकट खरीदे, जबकि उन्होंने ये कहा कि उन्हें जो बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल था रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल को मिसयूज करने का, क्योंकि जो ही था जो सिचुएशन में रियल फ्री चॉइसेस कर रहा था, उसने सब्जेक्ट्स के ऊपर एक डेप्थ डाल दिया था, सिर्फ उन्हें कोक देकर। और वो डिसाइड कर रहा था कि रेसिप्रोकेशन का मेथड क्या होगा, कि सब्जेक्ट्स उसका फेवर वापस कैसे करेंगे। 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स की कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये टैक्टिक बहुत अच्छे से यूज़ की थी। आपको याद है ना, उन्होंने सड़क पे लोगों को फूल दिए थे और फिर लोग जनरली अनॉयड होते थे, वो भी फिर उन्हें डोनेशन दे देते थे, बस अपनी रेसिप्रोकेशन की नीड को पूरा करने के लिए। अरे भाई, ये किसी की भी समझ से परे है। ये जो रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल का अब्यूज होता है, ये हमारे बिहेवियर को इतना मैनिपुलेट कर लेता है कि हम अपने डिसीजंस को इमोशनल प्रेशर की वजह से लेते हैं, ना कि पूरे लॉजिक के साथ। तो ये सब सोचने के बाद आप सोच रहे होंगे हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। जैसे पहले कहा गया था, रेसिप्रोसिटी सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप्स में एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है, इसलिए आप इस प्रिंसिपल को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सीख सकते हैं कि कैसे डेलिब्रेटली इस प्रिंसिपल को अब्यूज करने की कोशिश की जाती है। शुरुआत ये करने से करें कि आप अपने आप से ये पूछना शुरू करें कि जो फेवर्स आप रिसीव कर रहे हो वो सच में जेन्युइन है या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कि क्या आप सच में अपना इतना पैसा उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना चाहते हैं, या फिर बस इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने आपको सड़क पे गिफ्ट दे दिया था। ये जो गिल्ट इंड्यूसिंग फेवर्स दिए जाते हैं, ये हमेशा मैनिपुलेटिव इंटेंशंस के साथ होते हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उस फेवर्स को रेसिप्रोकेट ना करने की, जो असल में मैनिपुलेशन के अटेम्प्ट्स हैं। फेवर्स डिजर्व करते हैं फेवर्स इन रिटर्न,
लेकिन ट्रिक्स नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी फेवर दिया जाए तो आप पहले सोचें, क्या ये फेवर सच में मेरे लिए है या मुझे अपने दिमाग को प्रेशर में डालकर कुछ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। फेलोज डिजर्व करते हैं फेवर्स इन रिटर्न, लेकिन ट्रिक नहीं। आप अपनी डिसीजन मेकिंग को कॉन्शियस और माइंडफुल बना सकते हैं ताकि आप मैनिपुलेशन से बच सकें। चैप्टर 3 निगोशिएशन। ये जो हमारी निगोशिएशन स्किल होती है ना, ये कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जैसे कि रिजेक्शन देन रिट्रीट स्ट्रेटजी। अगर आप अपनी निगोशिएशन की शुरुआत एक आउटरेजियस रिक्वेस्ट से करते हो और फिर वहां से रिट्रीट करते हो तो आप आसानी से कंसेशन जीत सकते हो। तो इमेजिन करो, हम अपने दिमाग में एक सिंपल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जब कोई किसी चीज में कंसेशन देता है, हम अपने आप को उसका जवाब देने के लिए ऑब्लिगेटेड महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि जो फेवर हमें दिया गया है उसका जवाब दें, और ये है एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक, रिजेक्शन देन रिट्रीट स्ट्रेटजी। ऑथर ने ये अपने आप एक्सपीरियंस किया जब एक बॉय स्काउट ने उसे सड़क पे मिलके उसे एनुअल बॉय स्काउट सर्कस के टिकट बेचने का पूछा। अब आप सोच रहे होंगे ये बॉय स्काउट जैसे निगोशिएशन कर रहा था, तो ऑथर ने $5 टिकट खरीदने से मना कर दिया। तब बॉय ने बोला, अगर आप टिकट नहीं खरीद रहे तो कम से कम कुछ चॉकलेट्स बार खरीद दो $1 में। और गेस व्हाट, ऑथर को ये लग गया कि वो चॉकलेट्स बार खरीद ले बस ताकि वो बॉय की कंसेशन को जवाब दे सके। जब उसने अपने ज्यादा महंगे प्रोडक्ट टिकट को छोड़ा और सस्ता प्रोडक्ट चॉकलेट बार्स ऑफर किया। ये जो रिजेक्शन देन रिट्रीट स्ट्रेटजी है ना, ये इतनी पावरफुल परसुएशन टेक्निक होती है क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी डिज़ायर को रेसिप्रोकेट कंसेशन को ट्रिगर करती है, बल्कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का भी फ़ायदा होता है। जब हमें 2 आइटम्स एक एक के बाद एक दिए जाएं तो दूसरा आइटम पहले से ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। मतलब जब बॉय स्कॉट ने पहले $5 का टिकट ऑफर किया तो $1 का चॉकलेट बार उसकी कंपैरिजन में इतनी सस्ती और टेम्पटिंग लग रही थी कि ऑथर ने उस चॉकलेट बार को खरीद लिया। आपने देखा ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। जब फर्स्ट ऑफर हाई प्राइस या हाई वैल्यू का होता है और फिर सेकेंड ऑफर कंपेरेटिवली लोअर वैल्यू का होता है, तो सेकेंड ऑफर हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव और रीजनेबल लगने लगता है। ये कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल हमारे ब्रेन को कभी कभी ट्रिक कर लेता है और हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग को साइड में रखते हुए इमोशनल रिस्पॉन्स से डिसीजन लेते हैं। जैसे $5 का टिकट को रिजेक्ट करके $1 की चॉकलेट खरीद लिया ना, जबकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होना था। तो आप सोच रहे होंगे, अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है तो हम भी ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अरे भाई, आपको अपनी डेली लाइफ में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। जैसे अपने बिजनेस डील्स में या किसी भी निगोशिएशन में, जब आपको अपने डिमांड्स को पुश करना हो, आप थोड़ा आउटरेजियस रिक्वेस्ट से शुरू करके फिर वहाँ से रिट्रीट कर सकते हैं। इमेजिन करिए, अगर आप अपने बॉस के साथ सैलरी इंक्रीज की बात कर रहे हो और आप पहले बहुत बड़ा इंक्रीमेंट डिमांड करते हो, फिर थोड़ा सा कम इंक्रीमेंट ऑफर करते हो, तो आपको लगता है कि आपका फाइनल डिमांड उनके लिए एक्सेप्टेबल लगता है। यही है रिजेक्शन देन रिट्रीट स्ट्रैटेजी। बस ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा ओवरडू ना करें। ये डायनेमिक काफ़ी सिंपल है यूज़ करने के लिए। अगर आपको अपने निगोशिएशन पार्टनर से कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो अपनी ऑफर ऐसे शुरू करो जो वो ज़्यादा चांसेस के साथ रिजेक्ट करेंगे। फिर अपनी इनिशियल ऑफर से थोड़ा रिट्रीट करो और अपनी असली डिमांड रखो। आपका अपोनेंट शायद इसे एक कंसेशन समझेगा और अपने आप को भी कुछ सिमिलर देने के ऑब्लिगेशन महसूस करेगा। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बार लेबर निगोशिएटर्स यूज़ करते हैं, जो एक्सट्रीम पोजीशंस से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे रिट्रीट करते हैं ताकि दूसरी तरफ से कंसेशन ला सकें। सिंपल है, राइट? पर ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल क्यों होती है? रिसर्चर्स ने ये भी डिस्कवर किया है कि आपकी ओपनिंग पोजीशन का एक लिमिट होता है। अगर वो बहुत ही आउटरेजियस हो तो आपको बैड फेथ निगोशिएटर समझा जाएगा। अगर आप अपनी पहली ऑफर इतनी अनरीजनेबल करेंगे तो बाकी सारे कंसेशंस को रेसिप्रोकेट नहीं किया जाएगा। ये बात समझना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा एक्सट्रीम डिमांड करेंगे तो सामने वाला आपको ट्रस्ट नहीं करेगा
और नेगोशिएटर्स को मैनिपुलेटिव समझेगा। तो अपनी ओपनिंग ऑफर को थोड़ा रियलिस्टिक रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रिजेक्शन देन रिट्रीट स्ट्रेटजी ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है कि ये प्रेसिडेंट्स तक को गिराने में काम आई है। हाँ, आपने सही सुना, इस स्ट्रेटजी का यूज इन फेमस वाटरगेट स्कैंडल में भी हुआ है। 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का री इलेक्शन ऑलमोस्ट इनएविटेबल था, पर किसी तरीके से एक आदमी जी गॉर्डन लेडी ने CRP मींस कमेटी टू रीसेलेक्ट द प्रेसिडेंट को कन्विंस कर लिया कि उन्हें $250,000 देना चाहिए डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ऑफिसर्स को बल्गराइज करने के लिए। अब ये बिल्कुल रेडिकुलस और रिस्की अंडरटेकिंग था, पर लेडी ने रिजेक्शन देन रिट्रीट स्ट्रेटजी का यूज किया। उसने सबसे पहले $1 मिलियन स्कीम सजेस्ट की जो किडनैपिंग, मगिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन को इन्वॉल्व करती थी। इतना आउटरेजियस था ये प्रपोजल कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर लेडी ने अपनी इनिशियल डिमांड से रिट्रीट किया और उसने नेक्स्ट प्रपोजल को थोड़ा रियलिस्टिक बनाया। और क्या हुआ, CPR को लगा कि उन्हें लेडी को कुछ देना पड़ेगा क्योंकि उसने अपनी पहली प्रपोजल से रिट्रीट किया था। और जब $1 मिलियन का इनिशियल प्रपोजल दिया गया था तो $250,000 का बल्गरी वाला प्लान उतना बुरा नहीं लग रहा था। देखिए, ये जो कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल है ना, ये कैसे काम करता है। जैसे आप जानते हैं, वो बल्गर्स पकड़े गए और जो स्कैंडल हुआ उसने निक्सन को रिजाइन करने में मजबूर कर दिया। ये एक एग्जाम्पल था कि रिजेक्शन देन रिट्रीट स्ट्रेटजी कैसे एक्सट्रीम पोजीशंस को यूज करके दूसरी तरफ से कंसेशंस ला सकती है। ये स्ट्रेटजी जब सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, चाहे वो बिजनेस निगोशिएशंस हो, पॉलिटिकल डिसीजंस हो या कोई पर्सनल डील हो। तो अगर आपको कभी निगोशिएशन करनी हो या किसी को कन्विंस करना हो, रिजेक्शन देन रिट्रीट स्ट्रेटजी को अपनी टूल किट में ऐड करना मत भूलना। लेकिन याद रखिए, एक लिमिट है। अगर आप अपनी ओपनिंग ऑफर को टू एक्सट्रीम बना दोगे तो आपका अपोनेंट आपको मैनिपुलेटिव समझेगा और फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अपने निगोशिएशन टैक्टिक्स को स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली यूज करना होगा ताकि आप अपनी असली डिमांड्स को अचीव कर सकें। चैप्टर स्कार्सिटी। ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं ना, जब वो स्कैर हो जाती हैं तो हम उन्हें ज़्यादा चाहने लगते हैं। फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली, लास्ट चांस, सेल इन 2 days। आपको ये सब फ्रेजेस याद आते हैं ना। ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ये हमेशा ऐसे ही फ्रेजेस का यूज़ करते हैं और क्योंकि ये उनका स्ट्रेटजी होता है, ये स्कार्सिटी प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम ज़्यादा अपनी डिज़ायर को ट्रिगर कर सकें। स्कार्सिटी प्रिंसिपल के मुताबिक जब कोई चीज़ पाना मुश्किल हो तो हम उसे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। जब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो तो हम सोचने लगते हैं कि वो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है और ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। 1982 में सियाल्डिनी ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जब शॉपर्स को मीट पर लिमिटेड टाइम सेल के बारे में बताया गया तो उन्होंने बिना टाइम लिमिट के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा मीट खरीद ली। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये इफेक्ट तब और बढ़ गया जब उन्हें बताया गया कि ये सेल सिर्फ एक सिलेक्ट फ्यू लोगों को ही पता थी। इससे स्कार्सिटी का डबल इम्पैक्ट बना और शॉपर्स ने 6 गुना ज़्यादा मीट खरीद ली जो लोग अनअवेयर थे उन दोनों लिमिट्स के बारे में। ये है स्कार्सिटी प्रिंसिपल का मैजिक। आप समझ रहे हो, जब चीज़ों की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है तो हम अपने आप को अर्जेंसी और प्रेशर में महसूस करते हैं। हम सोचने लगते हैं अगर ये चीज़ जल्दी ख़त्म हो गई तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देनी है और बस फोमो के चक्कर में हम एक्स्ट्रा परचेज कर लेते हैं। ये जो लिमिटेड टाइम ऑफर्स होते हैं ये सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया जब कोई लास्ट चांस सेल चल रही होती है तब आपको इम्पल्स बाइंग करते हुए पाते हो क्योंकि स्कैर्सिटी का इफेक्ट काफ़ी पावरफुल होता है। अब सोचिए, अगर कोई चीज़ आपको मिलने वाली हो और टाइम लिमिट दे दिया जाए तो आप अपनी परचेजिंग डिसीजंस को कितनी तेज़ी से बदलते हैं। ये चीज़ सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है
और इस प्रिंसिपल को हमारे दिमाग पे जो इम्पैक्ट होता है उसका फ़ायदा मार्केटर्स हर जगह उठाते हैं। जैसे जब आपको सेल के बैनर्स दिखाई देते हैं या लिमिटेड एडिशन का लेबल दिखाई देता है तो आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपको ये लगता है कि फाइनल सेल है तो आपके दिमाग में एक छोटा सा अलार्म बजता है, अगर ये नहीं लिया तो शायद कभी ये प्रोडक्ट दोबारा मिल ही ना पाए। ये जो लिमिटेड टाइम ऑफर्स और स्कैसिटी का आइडिया है ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है बल्कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी इन्फ्लुएंस करता है। हम अपने आप को ये सोच कर जस्टिफाई करते हैं कि ये डील कभी ना मिलेगी और हम अपनी रैशनल थिंकिंग को साइड में रख देते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब समझ आ जाए तो आप अपनी परचेजिंग डिसीजंस पे कंट्रोल रख सकते हैं। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मुझे ये चीज़ वैसे भी चाहिए थी या ये बस इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ये जो स्कैरसिटी का प्रिंसिपल है, जब आपको ये समझ आता है तो आप अपनी डिसीजंस को ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और माइंडफुल बना सकते हो। तो स्कैरसिटी कब हमारी डिसीजन मेकिंग को पावरफुल इन्फ्लुएंस बन जाती है। ये दो डिसीजंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस मैच होती हैं तो स्कैरसिटी का इफेक्ट हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। पहली बात, हम किसी चीज़ को ज़्यादा चाहते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी रिसेंट में डिक्रीज हो गई है, ना कि अगर वो स्टडी रहती हो टाइम के साथ। मतलब जब कुछ की सप्लाई सडन कम होती है तो हमारी डिज़ायर उस चीज़ पाने की और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए रिवॉल्यूशंस तब होती हैं जब लिविंग कंडीशंस शार्पली डेटेरिएट होती हैं, ना कि जब वो कंसिस्टेंटली लो होती हैं। जब सडन ड्रॉप होता है तो लोगों का डिज़ायर किसी बेटर चीज़ के लिए बढ़ जाता है और वो सड़क पे आ जाते हैं। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसे जब आप सडनली किसी चीज़ को मिस करने वाले होते हो तो आपका डिज़ायर उस चीज़ को पाने को इतना बढ़ जाता है कि आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। नेक्स्ट चैप्टर, कंपटीशन। कंपटीशन हमारे दिल की धड़कन तेज कर देता है, चाहे वो ऑक्शंस हो, रोमांसेस हो या रियल एस्टेट डील्स। किसी राइवल से चीज़ खोना का थॉट ही हमें रिलेक्टेंट और ओवर जेलियस बना देता है। ये कंपटीशन का इफेक्ट है। ये रीज़न है फॉर एग्जांपल कि रियल एस्टेट एजेंट्स बायर्स को ये क्यों बताते हैं कि एक गिवन हाउस में कुछ और बिडर्स भी इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्हें पता होता है कि हमारा डिसीजन मेकिंग उस कंपटीशन से इन्फ्लुएंस हो जाएगा और स्कार्सिटी का इफेक्ट और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इमेजिन करें आप एक हाउस देख रहे हैं और स्टेट एजेंट आपको बताता है कि दूसरे बायर्स भी इंटरेस्टेड हैं। अभी आप सोच रहे हो, अरे यार और भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये हाउस ज़रूर कुछ खास होगा। आप अपनी डिसीजन मेकिंग में अर्जेंसी महसूस करने लगते हो और स्कार्सिटी का इफेक्ट आपको इम्पल्स बाइंग की तरफ ले जाता है। ये जो कंपटीशन का एक्सपेक्ट है ना, स्कार्सिटी का डबल इम्पैक्ट बना देता है। जब आपको लगता है कि कोई चीज़ आपसे छिन सकती है तो आप उससे पाने के लिए ओवर जेलियस हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को कंपटीशन के साथ देख रहे हो तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये कभी कभी हमें इरैशनल डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देती है। हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो जाते हैं और कंपटीशन हमें ओवर रिएक्ट करने के लिए फोर्स करने लगता है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई सडन लिमिटेड हो जाती है या आपको कंपटीशन को पता चलता है तो हम अपनी नॉर्मल थिंकिंग के साइड में रखकर इम्पल्सिव एक्शन लेने लगते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको कोई लिमिटेड टाइम ऑफर मिले या कोई कंपटीशन का एलिमेंट सामने आए तो अपने आप से थोड़ा पूछिए, क्या मैं इस डिसीजन को सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि ये चीज़ लिमिटेड है या इस कंपटीशन की वजह से। स्कार्सिटी और कंपटीशन का इम्पैक्ट आपको अपने डिसीजंस को रीइवैल्यूएट करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप अपने डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और कंट्रोल्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने सीखा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो हमारे डिसीजन मेकिंग को बेटर समझने में मदद करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगली बेस्ट सेलिंग बुक्स के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। तो चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बैरी डेलर का, जो ABC टीवी नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव थे और अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सक्सेस के लिए एक ग्रेट मोगल जाने जाते थे।
पर फिर 1973 में उन्होंने $3.3 बिलियन पे किए थे पोसीडॉन एडवेंचर मूवी के राइट्स खरीदने के लिए, बस एक बार टीवी पर दिखाने के लिए। ये अमाउंट कभी भी एक फिल्म के वन टाइम शोइंग के लिए पे किया गया सबसे ज़्यादा पैसा था। और बाद में एबीसी ने एस्टिमेट किया कि उन्हें इस डील पर $1 मिलियन का नुकसान हुआ। तो ये डीलर का ये अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट क्यों पे किया? सिंपल है, ये पहली बार था जब मूवी राइट्स ओपन बिड ऑक्शन में नेटवर्क को बेचे गए, जहां कॉम्पिटिटर्स के बिड एक दूसरे को दिखती थी, और ये बायर्स को इरेशनल बिडिंग वार में पुश कर दिया। और जब डस्ट सेटल हुई तो एबीसी के कॉम्पिटिटर्स को एक्चुअली रिलीफ फील हुआ कि उन्होंने ये नहीं जीता। और समझ रहे हो, ये जो स्कैर्सिटी का एलिमेंट था उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने पर मजबूर कर दिया। वैसे डेलर ने ग्रिमली ये कहा कि एबीसी कभी भी ऐसे किसी ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में समझ लिया था कि ये पूरा प्रोसेस इरैशनल है। ये एग्जाम्पल स्कैर्सिटी से जो एगरनेस आती है उसे बहुत अच्छे से समझाता है। जब कुछ चीज़ें स्कैर हों तो तुम अपनी डिज़ायर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हम अपनी रैशनल थिंकिंग को साइड में रख देते हैं और सोचने लगते हैं कि इसको कैसे जीत लिया जाए। अब स्कैर्सिटी का जो एगरनेस आती है उससे काउंटर करने के लिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो आइटम हम चाहते हैं क्या वो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी है तभी हम उसको थोड़ा रुक के खरीदेंगे। जब कुछ चीज़ें बनाकर दी जाती हैं तो और ज़्यादा डिज़ायरेबल हो जाती हैं। आपने कभी ये पुरानी कहावत सुनी होगी, लोग सिर्फ वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं होता है। इसमें कुछ सच्चाई तो है। अगर आप थोड़ा सोच कर देखें तो ये जो बात करने की फिनोमिना है ये हर जगह होता है, बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब एक चीज़ को बिल्कुल मना किया जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। पेरेंट्स फॉर एग्जांपल अपने बच्चों में ये फिनोमिना अक्सर देखते हैं। अगर एक टॉय को बचने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाए तो वो उसे तुरंत ज़्यादा डिज़ायरेबल हो जाता है खरीदने के लिए। ये इफेक्ट अडल्ट्स की दुनिया में भी बहुत होता है और इसी वजह से सेंसरशिप एक डबल एज सॉर्ड है। जब कोई इन्फॉर्मेशन बनकर दी जाती है तो वो उसे ज़्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं जो अगर वो फ्रीली अवेलेबल होती है। ये जो सेंसरशिप का इफेक्ट है वो हमारी साइकोलॉजी को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। जब कुछ चीज़ को बना कर दिया जाता है तो हम उसे रिस्ट्रिक्टेड और एक्सक्लूसिव समझने लगते हैं। ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है। जो चीज़ हम नहीं पा सकते वो हमारी डिज़ायर को और बढ़ा देता है। हमें एक स्टडी बताती है 1970s में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया में। उसमें जब कॉलेज स्टूडेंट्स को ये बताया गया कि को-एड डॉर्म्स के अपोजिशन में जो स्पीच होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, तो वो लोग इस आइडिया को ज़्यादा सिंपैथेटिक फील करने लगे बिना उन्होंने एक भी शब्द उस स्पीच का सुना हो। इसका मतलब है कि जब कुछ चीज़ बैन होकर दी जाती है तो वो उसके इम्पोर्टेंस और अपील को बढ़ाकर महसूस होने लगती है, चाहे उन्होंने उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो। आपने भी कभी ये फील किया होगा जब किसी चीज़ को आपने रिस्ट्रिक्ट बना दिया हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अपीलिंग लगने लगती है। सिमिलरली कोर्ट रूम्स रिसर्च भी ये दिखाता है कि जब जूरिस्ट भी सेंसर्ड इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं तब उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई ही नहीं जाती। जैसे किसी एविडेंस को कोर्ट में अलाउ नहीं किया जाता तो वो उनको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल और रेलेवेंट समझने लगते हैं, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल बन जाता है कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये जो स्कैर्सिटी और सेंसरशिप की कॉम्बिनेशन है वो हमारी डिसीजन मेकिंग और डिज़ायर को इंटेंसिफाई कर देती है। जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो हम उसे ज़्यादा चाहने लगते हैं, और अगर वो चीज़ बैन हो जाती है तो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। आपको समझना ज़रूरी है कि फिनोमिना आपके अराउंड हर जगह होता है, चाहे वो मीडिया सेंसरशिप हो, रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट हो या फिर प्रोडक्ट्स जो लिमिटेड एडिशन के नाम से मार्केट में किए जा रहे हैं। स्कैर्सिटी को बैन करने का इफेक्ट के साथ कंबाइन करता है। ये चीज़ें हमारे डिज़ायर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। तो अगली बार जब आप किसी बैन चीज़ को खरीदें या देखें तो बिल्कुल भी सोच लीजिए कि हमारे लिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये एक पुरानी बात है कि जब जूरिस्ट को ये पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी बिल पे कर रही है तो वो प्लेंटिफ को ज़्यादा डैमेज अवॉर्ड करते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब उन्हें जज
एक्सप्लिसिटली कह देते हैं कि वो ये बात इग्नोर कर दें कि डिफिडेंट के पास इंश्योरेंस है, तब वो और ज़्यादा डैमेज अवॉइड करते हैं। ये जो फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है वो उन्हें इतनी ज़्यादा रेलेवेंट लगती है कि वो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फॉरबिडन टॉय किसी बच्चे को इमेंस डिज़ायर लगता है। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ आपको मना कर दी जाती है तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है। जैसे कि फ्लोरिडा के डेड कंट्री के एग्जाम्पल लो, जब उन्होंने लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो फॉस्फेट कंटेन करते थे उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो ना सिर्फ रेसिडेंट्स ने उस प्रोडक्ट को स्मगल किया बल्कि होर्ड करना शुरू कर दिया। पर उन्होंने फॉस्फेट बेस्ड डिटर्जेंट को पहले से भी ज़्यादा बेटर समझ लिया। ये क्या हो रहा है? जब कोई चीज़ बैन कर दी जाती है तो लोग उसे और भी डिज़ायरेबल समझने लगते हैं। हमारे दिमाग में एक मेंटल शिफ्ट होता है और हम स्कैर्सिटी को वैल्यू और इम्पोर्टेंस से लिंक करने लगते हैं। ये जो पिनिंग फॉर द बैनिस्ड होता है उसे रोमियो जूलियट इफेक्ट भी कहते हैं। रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट इस नाम से जाना जाता है क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के रोमांटिक रिलेशनशिप्स को रोकने के लिए बैरियर्स क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ उन्हें अट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक स्टडी कोलोराडो के कपल्स पर की गई जिसमें जब पेरेंट्स ने उनकी रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस करने शुरू की तो उन्हें रिलेशनशिप्स में और प्यार आने लगा। मैरिज के डिज़ायर सिर्फ और ज़्यादा इंटेंस होने लगे और जब इंटरफेरेंस कम हो गया तो रोमांटिक फीलिंग्स थोड़ी कूल हो गई थी। ये जो रोमियो जूलियट इफेक्ट है ये स्कैर्सिटी के केस की तरह काम करता है। हम ह्यूमंस को अपॉर्चुनिटीज़ खोते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड या फॉरबिडन होती है तो हमारी डिज़ायर उस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ मना कर दी जाए तो आप उससे और ज़्यादा चाहने लगते हैं। हम अपने आप को इस तरह साइकोलॉजिकल ट्रिक्स करते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती है तो वो हमारी अटेंशन को और ज़्यादा ग्रैब करती है। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है। जो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती वो हमारी डिज़ायर्स को बढ़ाने लगती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी किस चीज़ से डिज़ायर हो रहा है तो आप अपनी इम्पल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वो चीज़ सच में वैल्यूएबल है या सिर्फ एक फॉरबिडन अट्रैक्शन है जो अपने ज़्यादा पावरफुल लग रही है। प्रिंसिपल नंबर 6, हम अपने शब्दों के साथ सच्चे रहना चाहते हैं। सोचिए, आप बेंच पर लेटे हुए एक अच्छा दिन एंजॉय कर रहे हैं। गर्म दिन है और आपको ठंडे पानी में डुबकी लगानी है, पर आप अपने वॉलेट्स और कीज का क्या करेंगे? उन्हें छुपाएंगे या फिर किसी ऐसी सन वर्शिपर से कह देंगे जो आपके पास सो रहा होगा कि उन्हें देख ले? और आप क्या करेंगे? एक स्टडी जो साइकोलॉजिस्ट थॉमस मैरिएंटानो ने की थी ये दिखाती है कि किसी से कहना शायद आप सोच रहे होंगे उससे ज़्यादा बेटर आइडिया है। उसके रिजल्ट्स ने ये दिखाया कि जब बीच पर लोगों ने एक स्टेज थीव देखा जिसमें किसी के टॉवल से रेडियो चुरा लिया गया था तो सिर्फ 20% लोग रिएक्ट करते हैं। पर अगर उस टॉवल के ऑनर ने पहले लोगों से कहा होगा प्लीज़ मेरी चीज़ों को देखना, तो 95% उनके नेबर्स नियर विजिलेंस बन जाते हैं और थीव को पकड़कर रेडियो वापस कर ले आते हैं। क्यों? सिंपल है, हम ह्यूमंस के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कंसिस्टेंसी की। हम चाहते हैं कि हमारी एक्शंस वो हो जो पहले हमने किया हो। जैसे कि स्टडी ने दिखाया ये ड्राइव इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये हमारे पर्सनल सेफ्टी कंसर्न को भी पार कर जाती है। तो हम अपने एक्शंस को अपने पहले के शब्दों के साथ कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। अगर हम किसी से कह चुके हैं कि प्लीज़ मेरी चीज़ों को देखना, तो हम अपने वर्ड्स के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए अपने सेफ्टी को भी रिस्क में डाल देते हैं। ये डिज़ायर फॉर कंसिस्टेंसी हमारे ह्यूमन मेकिंग डिसीजंस को शार्प करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो डिज़ायर फॉर कंसिस्टेंसी है ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि हमारी लाइफ को आसान बनाता है। हम हर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए सोचते नहीं हैं। अगर हम अपनी अर्लियर डिसीजंस के साथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं। इमेजिन करिए, अगर आपने सोचा हो कि आपको एक चीज़ ज़रूरी करनी है तो आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि वो चीज़ वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि आप अपने शब्दों से कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। हमारी माइंड को कंसिस्टेंसी में एक कंफर्ट मिलती है। जैसे जब आपने कहा था मैं जिम जाने वाला हूँ और फिर आप खुद को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे कभी कभी अपनी कंफर्ट जोन को बाहर निकालना मुश्किल हो। हम कंसिस्टेंसी के लिए अपनी मेंटल एनर्जी सेव करते हैं
अगर हम अपनी डिसीजंस के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं तो हमारी लाइफ मोर प्रेडिक्टेबल और लेस स्ट्रेसफुल हो जाती है। हम हमेशा सोचते नहीं हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। जब हम अपनी प्रीवियस डिसीजंस के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, तो जब आप अपने एक्शंस को अपने शब्दों के साथ कंसिस्टेंट रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। ये प्रिंसिपल आपके एक्शंस को ज़्यादा फोकस्ड और मीनिंगफुल बनाता है। जैसे जब आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप अपने आप को एक रियलिस्टिक और डिसिप्लिन इंसान बनाते हैं। ये सब जो हमने डिस्कस किया, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। आप जब अपने गोल्स और वैल्यूज़ के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपने पर्सनल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर पाएंगे। इस टाइप की ऑटोमेशन हमारी कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करने में मदद करती है। पर कंसिस्टेंसी का डिसीजन क्या करता है? जवाब सिंपल है, कमिटमेंट। रिसर्च ये दिखाती है कि जब हम किसी चीज़ का कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो वर्ड्स का हो या एक्शंस का, हम चाहते हैं कि हम उस कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहें। और पब्लिक कमिटमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्राइवर होता है। जैसे कोरियन वार के बाद चाइनीज़ इंट्रोगेटर्स ने अमेरिकन प्रिजनर्स को वार के टैक्टिक्स को कैलिब्रेट करवाए। पहले उन्होंने उसे बहुत छोटी कंसेशंस मांगी, जैसे इनॉक्टस स्टेटमेंट लिखना और साइन करना, जैसे अमेरिका इज़ नॉट परफेक्ट। पर जब ये स्टेटमेंट प्रिजन कैंप में पब्लिकली रीड की गई तो वो प्रिजनर अपने ही फेलो प्रिजनर के द्वारा कोलैबोरेटर लेबल किए गया और एस्टॉनिशिंगली वो प्रिजनर खुद भी अपने आप को एक कोलैबोरेटर समझने लगा और फिर चाइनीज़ इंट्रोगेटर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। उसने अपने सेल्फ इमेज को अपने पहले लिखे हुए स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट बनाने के लिए एडजस्ट कर लिया और ये कमिटमेंट का लिखना भी इस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कुछ चीज़ें इतनी पावरफुल होती हैं जब वो लिखी जाती हैं और हाथ से साइन की जाती हैं। ये जो कमिटमेंट का रिटन फॉर्म है, ये हमारे सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करने का एक पावरफुल तरीका है। जैसे फुट इन द डोर सेल्स टेक्निक जो वाइडली जाना जाता है, वो ये कहता है कि कैसे छोटी कमिटमेंट्स और भी हमारे सेल्फ इमेज को अफेक्ट कर सकती हैं। सेल्स पर्सन को पहले गोल होता है कि वो प्रॉस्पेक्ट्स को एक छोटी परचेज करवाएं जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती। इसका मकसद ये होता है कि वो एक छोटी कमिटमेंट बनाएं जो प्रॉस्पेक्ट के सेल्फ परसेप्शन को कस्टमर का बनाएं, ताकि वो आगे चलकर बड़े डील के लिए ज़्यादा रिसेप्टिव हो। तो अगले टाइम जब कोई सेल्स आपको कुछ खरीदने के लिए कहे, कितना भी वो सस्ता हो, थोड़ा केयरफुल रहिए। आपको ये समझना होगा कि छोटे कमिटमेंट्स आपके सेल्फ परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और फिर वो आपको बड़े डील्स के लिए रिसेप्टिव बना सकती है। जब अगली बार आप अपने फेवरेट सेल्स पर्सन को देखिए या जब आपको कोई छोटी चीज़ खरीदने का ऑफर मिले, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या ये सिर्फ एक छोटी कमिटमेंट है जो मुझे ज़्यादा छोटी डील्स के लिए रिसेप्टिव बना रही है? ये जो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी है, ये हमारे बिहेवियर को डीपली शेप करती है। जब हम अपने एक्शंस को अपने वर्ड्स के साथ कंसिस्टेंट रखते हैं तो हम अपने सेल्फ इमेज को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल को समझते हैं तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा कंट्रोल्ड और इंटेंशनल बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7, हम जितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं किसी चीज़ को पाने में, उतना ही ज़्यादा उसे वैल्यू भी करते हैं। अफ्रीका की ट्राइब से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के कॉलेज तक, जब कोई नया मेंबर किसी ग्रुप में इंडक्ट होता है तो इनिशिएशन रिचुअल्स में अक्सर दर्द और डिग्रेडेशन होती है, कभी कभी तो मौत तक। और इन ब्रूटल प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश हमेशा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करती है। पर क्यों? बिल्कुल सिंपल है। जो ग्रुप्स ये रिचुअल्स कर रहे होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि जब लोग किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलते हैं तो वो उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं। जो एफर्ट्स लगती है मेंबरशिप पाने में, वो मेंबर्स को ग्रुप के लिए ज़्यादा कमिटेड बनाता है। लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, कॉलेज फ्रेटर्निटीज़ जैसे ग्रुप ने भी ये एफर्ट रेसिस्टेंट किए हैं कि उनके इनिशिएशन को कम्युनिटी सर्विस जैसे कुछ बनाया जाए, जैसे हॉस्पिटल्स में बेड पैन्स चेंज करना। ये क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि मेंबर्स अपने आप डिसाइड करें कि उन्हें डिग्रेडेशन में हिस्सा लेना है, ना कि ये एक्सक्यूज़ बनाएं कि ये तो कम्युनिटी के लिए अच्छा था, जो उन्हें अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने का एक एक्सटर्नल रीज़न दे सकता है। अगर वो अपनी इनर चॉइस बनाना चाहते हैं
तो उन्हें अपने आप को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं वो वर्थ इट है, और इससे उन्हें अपने ग्रुप के बारे में अपनी सोच को एलिवेट करना पड़ेगा। ये जो प्रिंसिपल है एफर्ट और वैल्यू का कनेक्शन, ये हमारे बिहेवियर को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना हम उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं। और ये प्रिंसिपल सिर्फ ग्रुप्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी पर्सनल डिसीजन और डेली लाइफ को भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। आपने कभी नोटिस किया, जब आप अपने हार्ड अर्न पैसे से कुछ खरीदते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, चाहे वो एक पुराना स्मार्टफोन हो या एक नई कार हो। जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो उसकी इम्पॉर्टेंस और वैल्यू आपके लिए बढ़ जाती है, और जब कोई चीज़ ईजिली मिल जाती है तो हम इसे उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। ये प्रिंसिपल एवरीडे लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, वो सिंपल है। हम वो चीज़ अपनी मेहनत से पाते हैं, उससे हम ज़्यादा चेरिश करते हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो या एक रिलेशनशिप। तो अगर आपको कोई चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए और आपको लगता है कि वो मुश्किल है, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। रिसर्च ने दिखाया है कि ऐसे इनर चॉइसेस ज़्यादा लास्टिंग इनर चेंज लाते हैं, जबकि वो चॉइसेस जो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से की जाती हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। और ये चीज़ कॉम्प्लेंस प्रोफेशनल जैसे सेल्स पर्सन बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, जैसे लो बॉल ट्रिक हो हमें इनर चेंज जनरेट करने के लिए। मान लीजिए एक कार डीलर इतनी सस्ती ऑफर देता है कि हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि कार खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। डीलर को पूरी तरह पता होता है कि जब हम टेस्ट ड्राइव करेंगे तो हम अपनी तरफ से कुछ और रीजंस बताएंगे कार खरीदने के लिए, जैसे उसका अच्छा माइलेज या प्यारा कलर। फिर लास्ट मिनट पे वो इनिशियल ग्रेट ऑफर विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि बैंक एरर या कोई और फ्लिम्सी एक्सक्यूज दे देना, और हमें एक ज़्यादा महंगे प्राइस बताया जाता है। लेकिन आम तौर पे हम फिर भी कार खरीद लेते हैं, क्योंकि हम जो रीजंस अपने आप को बताते हैं उन्हीं बेसिस पर हम अपना डिसीजन बना लेते हैं। ये हमारी कंसिस्टेंसी की डिज़ायर का एक अगला एंगल है। जब हम अपनी सोच को इंटरनली जस्टिफाई करते हैं तो हम अपने डिसीजंस को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इनिशियल ऑफर बदल गया हो। ये जो मैनिपुलेशन होती है वो हमारे इंटरनल रीजनिंग को ट्रिगर करती है, जिससे हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर पाते हैं। हम अपने आप से ये सोच कर कन्विंस कर लेते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया वो सही है, क्योंकि हमने इतने रीजंस बनाए थे। तो ये एक हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी का काम है, जो हम अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने लगते हैं, तो हम अपने सेल्फ इमेज को मेंटेन करते हैं। और ये सेल्स पीपल इस मैनिपुलेशन का बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हैं। इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए बस अपने आप से ये पूछिए कि अगर आपको असली प्राइस पहले से पता होता तो क्या आप ये परचेज करते? अगर जवाब नो हो तो बस चलिए वहाँ से वॉक अवे ले जाइए। ये सिंपल क्वेश्चन आपको अपने डिसीजंस को ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बनाने में मदद करेगा। अगर इनिशियल ऑफर में कुछ भी फ्लिम्सी लग रहा हो तो आपने डिसीजन को रीएवल्यूएट करना है, और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से बचने के लिए कंसिस्टेंसी को समझिए। प्रिंसिपल नंबर 8, जब हमें अनसर्टेनिटी होती है हम सोशल प्रूफ की तरफ देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिटकॉम्स में अक्सर लाफ ट्रैक्स क्यों होते हैं? और रिसर्च भी दिखाती है कि लाफ ट्रैक्स हमें ज़्यादातर और ज़्यादा बार हंसने पर मजबूर करते हैं, स्पेशली जब जोक्स बेकार हों। ये सोशल प्रूफ प्रिंसिपल की वजह से होता है, जो ये कहता है कि हम अपने एक्शंस डिसाइड करते हैं दूसरों के बिहेवियर को देखकर। लाफ ट्रैक के केस में इवन आर्टिफिशियल लॉफ्टर हमें ये कन्विंस करता है कि दूसरे लोग जोक्स को फ़नी समझते हैं, मतलब हमें भी उन्हें फ़नी समझना ही चाहिए। तो जब सिटकॉम्स में हमें लाफ ट्रैक सुनाई देते हैं हम अपने आप को ये कन्विंस कर रहे होते हैं कि ये जोक फ़नी था, चाहे वो सच में उतना फ़नी ना हो। ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमने दूसरों को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख लिया। और ये सेम डायनामिक काफ़ी और जगह भी यूज़ होता है। चर्च उशर्स भी ये यूज़ करते हैं जब वो कलेक्शन बास्केट में कुछ बिल्स डाल देते हैं सर्विस से पहले, ताकि ये लगे कि सब लोग डोनेट कर रहे हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो उन्हें लगता है कि सब लोग डोनेट कर रहे हैं तो हम भी डोनेट करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा ना, बट ये सोशल प्रूफ प्रिंसिपल एक क्लासिक एग्जाम्पल है
कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं बेस्ट सेलिंग या फास्टेस्ट ग्रोइंग जैसे लाइंस के साथ। ये कस्टमर्स को फील कराता है कि दूसरे भी ये प्रोडक्ट्स बाय कर रहे होंगे। सोशल प्रूफ तो बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस बन जाता है। जैसे कि अमेज़ॉन में हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो पहले रिव्यूज़ देखते हैं। अगर उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, भले वो प्रोडक्ट ख़राब हो, फिर भी हम उसे ख़रीद लेते हैं। ये प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ में हमेशा काम करता है। जब हम कंफ्यूज होते हैं या अनसर्टेन फील कर रहे होते हैं, हम दूसरों को देखकर अपने डिसीजंस बना लेते हैं। चाहे वो रेस्टोरेंट में मेनू चूज करना वक्त हो, शॉपिंग करते वक्त या नए प्रोडक्ट को ट्राई करते वक्त। अगर मेरे सामने वाला बंदा वो चीज़ ले रहा है, खरीद रहा है, तो हम उसको लेने को प्रिफर कर लेते हैं। कहते हैं ये तो अच्छा ही होगा। आपने देखा सोशल प्रूफ का इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर को कैसे शेप करता है। जब हम अनसर्टेन होते हैं तो हम दूसरों को देखकर अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं और ये हमें एक सेंस ऑफ रीअश्योरेंस देता है। तो जब आप अगली बार डिसीजन मेकिंग को एनालाइज करें तो ये सोचिए, क्या आपका डिसीजन सिर्फ इसलिए है कि आप दूसरों को वैसे ही करते देख रहे हैं? अगर हाँ, तो थोड़ा और सोचिए, क्या वो डिसीजन आपके लिए सच में बेस्ट है या सिर्फ सोशल प्रूफ का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रांग हो गया है वहाँ पर। सोशल प्रूफ को समझकर आप अपने डिसीजंस को काफ़ी कॉन्शियस और कंट्रोल्ड बना सकते हैं। यह हमारे डिसीजन मेकिंग को एफिशिएंट बनाता है। लेकिन अगर हम ओवर रिलाई करते हैं तो कभी कभी ये हमें मैनिपुलेट भी कर सकता है। एक केस है किटी जेनोसो का, जिसमें एक यंग वुमेन को न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर 1964 में स्टैप कर दिया गया था। कुछ लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी और वो उनकी मदद करना चाहते थे, मगर उन लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये फील किया कि किसी और ने उसकी मदद कर दी होगी और किसी ने भी पुलिस को कॉल तक नहीं किया। मीडिया ने जल्दी ही रिपोर्ट किया कि नेबर्स बिल्कुल इनसेंसिटिव थे और अपनी नेबर्स के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे, जिससे आउटरेज हुई। बाद में पता चला कि कुछ इंडिविजुअल्स ने नेबर्स में विंडो से चिल्लाया या पुलिस को कॉल किया था, लेकिन फिर भी ये केस स्टडी होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में बायस्टैंडर इन एक्शन, जिसमें लोग कम चांसेस होते हैं मदद करने के जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चिल्लाता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मगर कोई भी मदद नहीं करता क्योंकि वहाँ पे बायस्टैंडर इन एक्शन होता है। अगर आप वहीं पे ये चिल्लाएं, अरे ब्लू वाले शर्ट वाले भैया प्लीज़ मेरी मदद करो, अरे बूढ़ी आपा आप फ़ोन कर दीजिए पुलिस को, तो वो ज़रूर करेंगे क्योंकि उनको एक कंसिस्टेंसी मिल जाती है कि हमको ये कहा गया। ये एग्जाम्पल और प्रिंसिपल्स के रूप में होता है। तो आपको क्राउड से कहने के बजाय किसी एक को पिन पॉइंट कर लीजिए और उसको बार बार लगातार कहिए, वो ज़रूर आपकी बात को सुनेगा। अब इस इंसिडेंट पे साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये बायस्टैंडर इफेक्ट दो मेन रीज़न की वजह से होता है। पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो हर पार्टिसिपेंट को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील कम हो जाता है। हो सकता है कोई और पुलिस को फूल कर दिया हो, सब ये सोचते हैं और कोई नहीं करता। दूसरा रीज़न ये होता है कि असली इमरजेंसी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अर्बन एनवायरनमेंट्स में। क्या कोई आदमी जो सड़क पे बैठा है उसे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है या बस वो ज़्यादा पीने की बात वहाँ बैठा है? क्या वो चीख एक मर्डर विक्टिम की है या किसी ने थ्रिलिंग फुटबॉल मैच देख लिया है? ये अनसर्टेनिटी लोगों को दूसरों के बिहेवियर को देखकर गाइड करने के लिए मजबूर कर देती है। किटी जेनोसो केस में लोग अपने विंडोज से डिस्क्रीटली देख रहे थे, इसलिए ये कि दूसरों को ये सिग्नल दिया जा सके कि वो इन एक्शन सही अप्रोच थी। ये जो बायस्टैंडर इफेक्ट है ये कभी भी हमारी लाइफ में हो सकता है। अगर आप कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हो और क्राउड में होते हो तो कैसे आप इफेक्टिव मदद ले सकते हो? सबसे सेफ बेट ये है कि आप ग्रुप से किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करो और उसे क्लियरली हेल्प रिक्वेस्ट करो। आप जो ग्रीन शर्ट पहने हो एम्बुलेंस को फ़ोन करो, उसे वो एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाओ और दूसरे के बिहेवियर से गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे वो शायद मदद करेगा और चांसेस हैं कि आप बच जाओ, क्योंकि जब आप उस पर्सन को डायरेक्टली टारगेट करते हो तो वो उसे पर्सनली रिस्पॉन्सिबल समझता है और वो ज़्यादा लाइकली आपकी हेल्प करता है। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना ज़रूरी है कि जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आप अपनी एक्शंस को डायरेक्ट और क्लियर बनाएं। प्रिंसिपल 9, जो लोग हमसे सिमिलर होते हैं वो हमारे डिसीजंस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं।
जैसे हमने अभी देखा, लोग अपने बिहेवियर के लिए दूसरों से गाइडेंस लेने की तरफ नेचुरली झुकते हैं। और ये टेंडेंसी कब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है? जब जो पर्सन हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमसे सिमिलर हो। ये इफेक्ट काफ़ी क्लियर होता है, जैसे कि किस तरह टीनेजर्स अपने पीयर्स के ओपिनियन और फैशन चॉइसेस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आपका फ्रेंड कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो वो भी उसे फॉलो करते हैं, चाहे वो फैशन, लाइफस्टाइल या ओपिनियन हो। हमारी ये टेंडेंसी दूसरों को एवलेट करती है, एक काफ़ी ग्रिम स्ट्रैटेजिक भी प्रोड्यूस करती है। जब सुसाइड का केस मीडिया में बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज होता है तो अगले हफ्ते एयरप्लेन्स, कार क्रैशेस में मरने वालों के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। पहली नज़र में ये काफ़ी बैफलिंग फिनोमिना लगता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? लगता है जवाब ये है कि लोग सुसाइड के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में डिसीजन बना लेते हैं उस विक्टिम का एमुलेट करने के लिए और सोच रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। कई रीजंस की वजह से लोग अपने डेथ को एक्सीडेंटल दिखाना चाहते हैं और कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जान कार या डर या खौफ से एयरप्लेन में ले सकते हैं। इसलिए अनएक्सप्लेन्ड क्रैशेस का नंबर बढ़ जाता है। ये जो एमुलेशन का इफेक्ट है ये हमारे बिहेवियर को अनकॉन्शियसली शेप कर रहा होता है। जब हम किसी को अपनी ज़िंदगी में अपना रोल मॉडल या इंस्पिरेशन समझते हैं तो हम अपने डिसीजंस को उनसे सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से काम करती है और कभी कभी ये हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी कुछ साल पहले 2019 में एक आयशा का केस था जिसने अपने सुसाइड ऑनलाइन वीडियो पे दिखाया था वीडियो पर, और उसके बाद कई लोगों ने अपना सुसाइड किया पानी में कूद के। तो ये एक एग्जांपल हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि कैसे उसने किया और उसको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर किसी बड़े फिल्म स्टार या पॉलिटिशियन ने सुसाइड करता है अगर वो, तो देखते हैं कि उसको जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी साथ में यही एक्शन लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। ये प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, चाहे हम फैशन चूज कर रहे हों, लाइफस्टाइल डिसीजन ले रहे हों या इंपॉर्टेंट लाइफ चॉइसेस कर रहे हों। सोशल इन्फ्लुएंस हमेशा हमारे डिसीजन में एक मेजर रोल प्ले करता है। दुख की बात है ये वो लोग नहीं होते जो पहले ही सुसाइड करने वाले थे। रिसर्च ये दिखाती है कि हर फ्रंट फेस सुसाइड स्टोरी इफेक्टिवली 58 ऐसे लोग की होती है जो शायद और जीने वाले थे। इससे वेथर इफेक्ट कहते हैं, जो 18वीं सेंचुरी के एक बुक के नाम पर रखा गया था, जिसने यूरोप में एक सुसाइड वेव शुरू की थी जो लगता था प्रोटोगेनिस्ट को इमुलेट करने का रिजल्ट था। ये इफेक्ट एवरेज में सबसे ज़्यादा उन लोगों पे होता है जो उस पर्सन से सिमिलर होते हैं जिसका सुसाइड पब्लिसाइज किया गया। जब यंग लोग पढ़ते हैं कि कोई और यंगस्टर ने सुसाइड किया तो वो अपनी जान लेने के ज़्यादा चांसेस ले लेते हैं, जबकि ओल्डर लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं न्यूज़ के बाद जब सीनियर्स ने सुसाइड की बात होती है। ये जो विथर इफेक्ट है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डीपली अफेक्ट करता है। जब हम किसी पर्सन की लाइफ या एक्शन को पब्लिसाइज करते हैं हम अपने आप को उसकी एमुलेशन में डाल लेते हैं, चाहे हम खुद भी इतनी एक्सट्रीम एक्शन लेने वाले ना हों। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जो देखते हैं उसे अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और ये हैबिचुअली हमारे डिसीजंस को गाइड करता है। एक काम ट्रैजिक सेटिंग में ये डायनामिक ये भी बताता है कि मार्केटर्स क्यों अक्सर एडवर्टाइजर्स में मोस्टली फेक इंटरव्यूज दिखाते हैं जो रेगुलर लोगों के साथ होते हैं जो कोई प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे होते हैं। ऑर्डिनरी लोग जो लार्जेस्ट पोटेंशियल मार्केट बनाते हैं वो अपनी तरह के लोगों के एंडोर्समेंट को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये हमारी नेचुरल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जहां हम अपने सिमिलर प्रीज के रिकमेंडेशंस ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो या प्रोडक्ट एंडोर्समेंट हो। तो इस ट्रैप में ना फंसने के लिए कॉन्शियसली आपने आप को अलर्ट रखना होगा। काउंटरफीट सोशल प्रूफ के लिए ज़्यादा टाइम आप इन फेक डायलॉग्स को आसानी से स्पॉट कर सकते हैं क्योंकि वो क्लियरली स्क्रिप्टेड होते हैं, और जब हम इन स्पॉट को देख लेते हैं तो फ्यूचर में उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर रखिए क्योंकि उन्हें आपको मैनिपुलेट करने के लिए फ़ोनी सोशल प्रूफ का यूज़ करना डिजर्व करता है। ये एक सिंपल स्टेप है जिससे आप अपने कस्टमर डिसीजंस को ज़्यादा अवेयर और कंट्रोल्ड बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, हम उन लोगों की बात मान लेते हैं जो हमें पसंद होते हैं
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपने आप को उनसे पसंद करने पर मजबूर कर लेते हैं। क्या आप भी कभी टूपर वाले पार्टी में गए थे? अगर जाएंगे तो ज़रूर उस बिजनेस मॉडल की स्किल को अप्रिशिएट करिए जो कॉम्प्लेक्स ट्रिक्स पावर अच्छे से यूज़ करता है। रेसिप्रोसिटी से लेकर जहां हर अटेंडेंट को बाइंग शुरू होने से पहले कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है, सोशल प्रूफ तक जहां हर परचेज होने से ये व्यू और मजबूत होता है कि सिमिलर लोग भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मास्टरफुली क्राफ्टेड है। पर शायद सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि इनविटेशन टूपर वाले प्रेजेंटर से नहीं आता, बल्कि किसी ऐसे पर्सन से आता है जो हर इन्विटी को पसंद हो, एक दोस्त। ये ट्रिक इतनी पावरफुल क्यों होती है? सिंपल है, हम ज़्यादा कॉम्प्लेंट होते हैं उन लोगों के साथ जो हमें पसंद होते हैं, और टूपर वाले जैसे अपनी एक्साइटिंग फ्रेंडशिप को लेवरेज करने के अलावा स्मार्ट कॉम्प्लायंस प्रोफेशनल को भी ये पता होता है कि कौन से स्विचेस पुल करने चाहिए ताकि हम उन्हें पसंद करें। एक तो ये कि जानते हैं कि हम फ्लैटरिंग के लिए भी सकर्स हैं और हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे किसी ना किसी तरह सिमिलर होते हैं। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इफेक्टिव है। अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को लेवरेज करना हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। आपने नोटिस किया होगा जब आपको कोई ऐसा पर्सन खरीदने के लिए कन्विंस करता है जो आपको पसंद हो, तो आप अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। हम अपनी रिलेशनशिप को इमोशनल टाइज से काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब हमारे दोस्तों या अच्छे कनेक्शंस की बात होती है तो हम अपनी चॉइसेस को ज़्यादा ओपन और फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे सेल्स गर्ल होती है जो कि बड़ी अच्छे से प्रेजेंट होती है वहाँ पर, और वो आपको बताती है कि सर ये चीज़ ले लीजिए, आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो हम कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं और वो बाद में ले भी लेते हैं। जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं यार इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी हमको, मैंने ले लिया। तो ये चीज़ होती है आपके साथ जो इन्फ्लुएंस किया जाता है आपको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर डिसीजन अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ज़्यादातर काम करती है। हम अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमें पसंद होते हैं, और ये स्ट्रैटेजी सेल्स पर्सन और मार्केटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल बन जाता है।